हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेट स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। हाउ यूएस किल्स द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में प्रजातंत्र और उर्दू में जमहूरियत कहते हैं, वो कैसे दुनिया में प्रजातंत्र को खत्म करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि कोई देश जो अपने देशवासियों के लिए अच्छा करे या करने का सोचे वो प्रजातंत्र के खिलाफ है। कि अगर कोई देश सिर्फ अपने देशवासियों के बारे में सोचता है तो उसका कोई हक नहीं है लीडर ऑफ द वर्ल्ड बनने का। अमेरिका को सिर्फ आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही उसकी पॉलिसीज और एक्शंस को दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता आया है। अमेरिका प्रजातंत्र को कमजोर करता है। इनफैक्ट कई सिनेरियोस में प्रजातंत्र को ऐसा लगा है कि उसने डायरेक्ट मर्डर किया है, चाहे वो खुले तौर पे किसी देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना हो, सीक्रेट ऑपरेशंस करना हो सीआईए की मदद से, या फिर डिक्टेटरशिप रेजिम्स का साथ देना हो। इतिहास में यूएस ने कई बार डिक्टेटर्स और मिलिट्री के साथ मिल करके तख्ता पलट करवाया है देशों में, ज्यादातर एंटी कम्युनिज्म या अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर। The Democrat Party is unleashing socialism right within our own beautiful country. कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1953 का ईरान कू, जिसका नाम ऑपरेशन एजैक्स था। ये कोवर्ट ऑपरेशन सीआईए और MI6 ने मिल करके किया था। यूएस और यूके ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईरान की सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक को हटाकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो प्रो वेस्ट थे, उनको ईरान का मोनार्क बनाया था। इस कू को करने का पहला कारण प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक का ईरानियन ऑयल को नेशनलाइज करना था, क्योंकि वहाँ उस टाइम ब्रिटेन की ईरानियन ऑयल की मोनोपोली थी, जो ऑब्वियसली यूएस और यूके को सही नहीं लगी। दूसरा रीजन था कोल्ड वॉर का डर। यूएस को लगा कि ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट ईरान में यूएसएसआर करवा रहा है, इसलिए ये सब यूएस और यूके ने मिल करके किया। दूसरा एग्जाम्पल है ग्वाटेमाला, जो कि 1954 में हुआ। ये भी एक कोवर्ट ऑपरेशन था सीआईए का, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्वाटेमालन प्रेसिडेंट जकोबो आर्बेन्स को हटा करके मिलिट्री डिक्टेटर कार्लोस कास्टिलो अरमास रूल करने लगे। इस सीआईए ऑपरेशन का नाम था पीबी सक्सेस। तीसरा एग्जांपल 1973 में चाइल्ड में अनेंडे, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, उनको मिलिट्री के ऑफिसर्स अंडर लीडरशिप ऑफ जनरल ऑगस्टो पिनोशेट ने ओवरथ्रो कर दिया था। वैसे तो इस coup में सीआईए और यूएस का हाथ होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, मगर 2023 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था कि यूएस लीडरशिप और सीआईए को पहले से पता था कि ये होने वाला है। इसी तरह कॉन्गो, डोमिनिकन रिपब्लिक और ब्राजील में भी यूएस ने सीक्रेट इंटरवेंशन किया था। यूएस की पॉलिसीज में डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल दिखता है। एक तरफ लीडर्स डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ वही लोग अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स को सपोर्ट करते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशंस को डेमोक्रेटिक पीस के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उससे बस इंस्टेबिलिटी, मिलिटरिज्म और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ही पड़े हैं। इवन वॉर और टेरर के दौरान भी कई देशों में राइट्स क्राइसिस क्रिएट हुआ और यूएस ने अक्सर अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को लोकल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के ऊपर रखा। यूनाइटेड स्टेट्स ने कोल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद भी नेशनल सिक्योरिटी या एंटी कम्युनिज्म के नाम पर कई तरह के टैक्टिक्स यूज किए हैं, जिनसे फॉरेन डेमोक्रेसीज को वीकन किया गया। पहला तरीका है कोवर्ट और कोवर्ट कूज। तो यूएस ने कई बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए कूज ऑर्गेनाइज और सपोर्ट किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के फेवर में नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईरान 1953, ग्वाटेमाला, चाइल्ड, ब्राजील 1960s में किया था। ये ऑपरेशंस मोस्टली कोवर्ट होते थे सीआईए और दूसरी एजेंसीज के थ्रू, ताकि ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया जा सके। दूसरा तरीका है इलेक्टोरल इंटरफियरेंस। यूएसए ने कई कंट्रीज के इलेक्शन प्रोसेसेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इंटरफियर किया है इलेक्शन आउटकम्स को अपने फेवर में करने के लिए, जैसे इटली 1948 में, फिलीपींस 1953, लेबनान 1957 और इवन रशिया 1996। 1946 से 2000 के बीच कम से कम 81 केसेस ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हैं जहां यूएस को फॉरेन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तीसरा तरीका मिलिट्री इंटरवेंशंस। वॉशिंगटन ने कई बार डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करने के लिए, जैसे डोमिनिकन रिपब्लिक में किया था 1965 में, ग्रेनाडा 1983, पनामा 1989, अफगानिस्तान 2001 और इराक 2003। इन ऑपरेशंस के रिजल्ट में लोकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो,
डिस्टेबलाइज हो गए और कंट्रीज में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी आ गई। चौथा तरीका, इकोनॉमिक प्रेशर एंड सैंक्शंस। यूएस ने कई बार इकोनॉमिक सैंक्शंस और ट्रेड एम्बार्गोज यूज किए हैं गवर्नमेंट को प्रेशर करने के लिए, ताकि उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी डायरेक्शन बदली जा सके। ये स्ट्रैटेजी क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे देशों पर देखी गई है। पांचवा तरीका, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। एजेंसीज जैसे CIA और यूएस इंफॉर्मेशन एजेंसी ने प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ऑपोजिशन मीडिया सपोर्ट के जरिए पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस किया, ताकि टारगेट कंट्रीज में प्रो यूएस एनवायरनमेंट क्रिएट हो। छठवां तरीका, अथॉरिटेरियन रिजीम्स का सपोर्ट। लेफ्टिस्ट या एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट्स को काउंटर करने के लिए यूएस ने कई अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स को मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है। इस सपोर्ट के चलते कई क्लाइंट स्टेट्स में रिप्रेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को इग्नोर या टॉलरेट किया गया है जियोपॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। यूएस ने कई बार इकोनॉमिक टूल्स का यूज करके फॉरेन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को वीकेंड या डिस्टेबलाइज किया, अक्सर नेशनल इंटरेस्ट या वैल्यू प्रमोशन के नाम पर। इन टूल्स में मेनली आते हैं सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, फंडिंग मैनिपुलेशन और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में यूएस डॉलर का डोमिनेंस का लीवरेज लेना। आइए अब जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहला है इकोनॉमिक सैंक्शंस और एम्बार्गोज। यूएस अक्सर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है ताकि उन गवर्नमेंट्स या ग्रुप्स को फाइनेंशियली आइसोलेट किया जा सके जो अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे कंट्रीज तक पहुंचता है, जिससे लोकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और सिविक ग्रुप्स भी वीक हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्यूबा और वेनेजुएला पर डिकेड्स से सैंक्शन लगे हुए हैं, जिनका असर रिफॉर्मर्स और आम लोगों दोनों पर पड़ा है। इसी तरह सैंक्शंस ईरान, म्यांमार और बेलारूस पे भी लगे हैं, जिससे लोकल सिविल सोसाइटी को काफी डैमेज हुआ। दूसरा, असेट्स फ्रीज और फाइनेंशियल एक्सेस बंद करना। यूएस अथॉरिटीज कभी कभी फॉरेन लीडर्स, सिविक ऑर्गेनाइजेशंस और रिफॉर्मर्स के एसेट्स फ्रीज कर देते हैं ताकि वो इफेक्टिवली ऑपरेट ना कर पाए। इसके अलावा यूएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जैसे बैंक बैकलिस्ट करना या स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव कर देना, जिससे एनजीओज और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को एक्सटर्नल फंडिंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा है एड मैनिपुलेशन और फंडिंग कट्स। यूएस जब चाहे अपने फॉरेन एड को कंट्रोल या विड्रॉ करके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को सेलेक्टिवली एम्पावर या वीकन कर सकता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से। कभी ऑपोजिशन ग्रुप्स को ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में फंड किया जाता है और कभी रिसोर्सेज वापस ले लिए जाते हैं उन मूवमेंट से जो यूएस के पॉलिसी स्टांस के फेवर में नहीं होते। ऐसे एग्जांपल्स में इजिप्ट, जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे कंट्रीज में देखे गए हैं। चौथा है ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स। यूएस जब ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स या मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो डायरेक्टली उस देश की इकोनॉमी वीक हो जाती है। ये प्रेशर फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज में सिविक एक्टिविज्म को और कमजोर करता है, जिससे रिफॉर्म्स, एफर्ट्स और नेगोशिएशन पावर दोनों घट जाते हैं। इन इकोनॉमिक टैक्टिक्स का पर्पस पेपर पे होता है कि हॉस्टाइल रिजीम्स को पनिश करना या चेंज प्रमोट करना, लेकिन प्रैक्टिकली ये अक्सर ओपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स इस एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सक्यूज बनाकर क्रैकडाउन्स और नेशनलिज्म बढ़ा देते हैं। स्टडीज में भी देखा गया है कि हार्श सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर से मॉडरेट वॉइसेस और फॉरेन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के लिए बड़े ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। इंटेंशंस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का होते होंगे शायद, लेकिन रिजल्ट में ये सैंक्शंस कई बार अथॉरिटेरियन रिजीम्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और डेमोक्रेटिक चांसेस को वीक कर देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट और ऑपोजिशन को डिवाइड करना। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद अक्सर एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट देखने को मिलता है, जहां रेजीम के सपोर्टर्स और मॉडरेट ऑपोजिशन दोनों एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ एक हो जाते हैं। इससे डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन मूवमेंट्स के लिए मोमेंटम बिल्ड करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ईरान में यही इफेक्ट 2019 और 2020 के प्रोटेस्ट्स के दौरान देखा गया। ऑपोजिशन ग्रुप्स आपस में डिवाइडेड हो गए और रेजीम और ज्यादा रेजिलिएंट बन गई। रिप्रेसिव रेजीम्स को एम्पावर करना। सैंक्शंस के प्रेशर में रूलिंग रेजीम्स अक्सर और ज्यादा रिप्रेसिव हो जाती है ताकि पावर बनाए रखें। लीडर्स लिमिटेड रिसोर्सेज को लॉयलिस्ट को रिवॉर्ड करना और डिसेंट को क्रश करने में लगा देते हैं। ये भी देखा गया है कि रेजीम सैंक्शंस को एक्सक्यूज बनाकर एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन फिगर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जस्टिफाई करते हैं, जैसे वो फॉरेन अटैक से अपने देश को डिफेंड कर रहे हो। सिविल सोसाइटी और रिफॉर्म मूवमेंट्स का दब जाना। देखिए, सैंक्शंस का टारगेट गवर्नमेंट्स होती है, लेकिन रियल इम्पैक्ट आम लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पर पड़ता है। इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से एक्टिविस्ट डिमोरलाइज हो जाते हैं, फंडिंग और रिसोर्सेस कम हो जाती है,
और रिफॉर्म मूवमेंट्स को सपोर्ट मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही रूलिंग एलीट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज सिक्योरिटी और सर्विलांस पर खर्चा करते हैं, जिससे फ्रीडम और राइट्स दोनों स्क्वीज हो जाते हैं। इन सब का मिक्स्ड आउटकम्स होता है। जब एड सिविल सोसाइटी तक पहुंचती है, रिसर्च में देखा गया है कि अगर सैंक्शंस के साथ साथ डायरेक्ट एड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाए बिना गवर्नमेंट के थ्रू, तो डेमोक्रेसी प्रमोट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये डुअल प्रेशर है, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों। रिफॉर्म के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लेकिन जब सैंक्शंस के साथ ऐसी सपोर्ट नहीं होती तो उनका इफेक्ट उल्टा पड़ता है, रिप्रेशन और डिवाइड और बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे क्यूबा और ईरान में डेकेड से सैंक्शन लगे हुए हैं, पर रिजल्ट ये हुआ कि स्टेट कंट्रोल और डिसेंट पर क्रैकडाउन और ज्यादा बढ़ गया। डेमोक्रेसी में जिम्बाब्वे में सैंक्शन से इनिशियली प्रोटेस्ट एक्टिविटी को इंकरेज किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजीम चेंज मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं ला पाई। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया भर में डेमोक्रेसी को वीकन करता है अपने आर्म सेल्स के थ्रू भी। जब वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स और ऐसे गवर्नमेंट्स को वेपन्स और मिलिट्री एड देता है जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को सप्रेस करती है और ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं। ये वेपन्स उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं जो पॉलिटिकल डिसेंट, सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन ग्रुप्स को रिप्रेस करते हैं, जिससे ऑटोक्रेटिक रूल और मजबूत हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि कैसे यूएस के आर्म सेल्स डेमोक्रेसी को हैम्पर करते हैं। एक पहला है अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करना। देखिए, यूएस खुल करके ऐसे रिजीम्स को आर्म सेल करता है जिनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत वीक हैं, जैसे पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। इन जगहों पर ये वेपन्स यूज होते हैं प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। इन आर्म डील्स की वजह से अथॉरिटेरियन रिजीम्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान भी टिक जाती है, क्योंकि उनके पास अब एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर होता है रिप्रेशन कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी को फ्यूल करना। तो यूएस के आर्म सेल्स अक्सर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा फ्यूल करते हैं। इससे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट दोनों ही वीकन हो जाती है। एग्जाम्पल्स के लिए सऊदी अरेबिया को दिए गए वेपन्स येमेन के वॉर में यूज हुए, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और सीरियस हो गया और ऑपोजिशन फोर्सेस दब गई। प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस और मिलिटराइजेशन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि फोकस सिक्योरिटी पर चला जाता है, फ्रीडम पर नहीं। पाकिस्तान को दिए जो अपने आतंकवाद को हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करता रहता है, और अगर हिंदुस्तान उन आतंकवादी ठिकानों को तबाह करता है तो पाकिस्तान वही यूएस के दिए हुए वेपन से हिंदुस्तान के नागरिकों पे हमला करता है। तीसरा, करप्शन और क्लेप्टोक्रेसी। तो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए अक्सर सीक्रेट डील्स, किकबैक्स और करप्शन इन्वॉल्व होती हैं, जिससे अथॉरिटेरियन एलीट्स के नेटवर्क्स और पावरफुल हो जाते हैं। यही सिस्टम क्रिप्टोक्रेसी का देखिए मतलब होता है लूट बेस्ड गवर्नेंस। तो ये इसको बढ़ावा देता है। जहां डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों साइडलाइन हो जाती है, इस करप्शन के चलते लोगों का गवर्नमेंट पर ट्रस्ट गिर जाता है और रूल ऑफ लॉ और रिफॉर्म दोनों एफर्ट्स वीक पड़ जाते हैं। चौथा, डेमोक्रेसी प्रमोशन के साथ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यूएस हमेशा अपनी स्पीचेस और पॉलिसीज में डेमोक्रेसी प्रमोट करने की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो आर्म्स, प्रॉफिट्स और स्ट्रैटेजिक अलायंस को प्रायोरिटी देता है। क्लाइंट स्टेट्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और अथॉरिटेरियन गवर्नेंस को इग्नोर कर दिया जाता है सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? यूएस की पॉलिसीज मिक्स्ड मैसेजेस देती हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी का रेटोरिक, दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स का बिजनेस सपोर्ट। इस कॉन्ट्राडिक्शन ने यूएस की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी काफी ज्यादा डैमेज करी हुई है। यूएस आर्म सेल्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का डायरेक्ट कनेक्शन। काफी सारे एविडेंस ये दिखाते हैं कि यूएस के वेपन सेल्स का सीधा लिंक है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस से। डॉक्यूमेंटेड केसेस में क्लियरली देखा गया है कि यूएस के लिए जो इन्होंने वेपन्स दिए हुए होते हैं वो लोग यूज करते हैं और सिविलियंस पर अटैक करते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट को रिप्रेस करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा फ्यूल करते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और येमेन, यूएस के वेपन सऊदी लेड कोalition ने येमेन में यूज किए, जहां एयर स्ट्राइक्स ने मास सिविलियन कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग डिटेंशन सेंटर्स और रेफ्यूजी कैंप्स पर अटैक्स, वॉर क्राइम्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ वायलेशन के इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी यूएस ने अपने आर्म सेल्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट को कंटिन्यू रखा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने यूएस को क्रिटिसाइज किया है, कहकर कि अमेरिका ने बिलियंस
के आर्म्स ट्रांसफर करके येमेन की कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा फ्यूल किया, जबकि ह्यूमैनिटेरियन एड उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। इसका एक और उदाहरण है हमारे पड़ोस में पाकिस्तान को यूएस सप्लाई करता है जितने भी वेपन्स। पाकिस्तान वो अपने जो लोकल डिसेंट है उसको वो शांत करने में इन वेपन्स का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान प्रांत में और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जब उन लोगों को रिप्रेस करता है, मारता है, इन लोगों को किडनैप करता है, तब जो उनके परिजन होते हैं अगर वो आर्म्स उठा लेते हैं तब वही पाकिस्तान बोलता है कि ये टेररिस्ट है, जबकि पहली जगह पे ही बात करनी चाहिए। अगर बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स है या खैबर पख्तूनख्वा में रेयर अर्थ मिनरल्स है तो वहाँ पर उन लोगों को भी उतनी प्रॉफिट में शेयरिंग देनी चाहिए। उन लोगों को वहाँ पर भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिफरेंट तरीके के एड्स वहाँ पर उनको प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे वो भी तबका ऊपर आए जैसे पाकिस्तान का पंजाब रीजन है। एक और एग्जांपल है इजिप्ट। यूएस हर साल 1.3 बिलियन डॉलर मिलिट्री एड देता है इजिप्ट को, जबकि वहाँ डेकेड से ह्यूमन राइट्स क्राइसिस चल रहा है। मास अरेस्ट, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का रिप्रेशन, आर्बिट्रेरी डिटेंशन, टॉर्चर और किलिंग्स तक। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ह्यूमन राइट्स कंडीशंस को वेव ऑफ कर दिया, जिससे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर क्रैकडाउन के बावजूद आर्म्स सप्लाई चलती रही। यूएस आर्म्स सेल्स ने फिलीपींस के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को सपोर्ट किया और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्पेशली इंडिजिनस लीडर्स पर अटैक रिपोर्ट हुए। गवर्नमेंट की रेड टैगिंग पॉलिसी में लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट को टेररिस्ट तक लेबल कर दिया और यूएस के दिए हुए वेपन्स डायरेक्टली इन रिप्रेसिव एक्शंस में यूज हुए। अब देखिए इसका इन सबका ब्रॉडर पिक्चर क्या है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बार बार ये हाईलाइट कर चुकी हैं कि आर्म्स ट्रांसफर्स कभी न्यूट्रल नहीं होते। जब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स इन वेपन्स को अपने सिटीजन्स के खिलाफ या वॉर्स वेज करने के लिए यूज करती हैं, डिस्पाइट लॉज एंड ट्रीटीज जैसे आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, यूएस अक्सर स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ह्यूमन राइट्स से ऊपर रखता है। रिजल्ट इन सब चीजों का क्या होता है, यूएस इनडायरेक्टली क्लाइंट स्टेट्स के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में कॉम्प्लिसिट बन जाता है। यूएस आर्म सेल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स का कनेक्शन। देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि यूएस के आर्म सेल्स ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिबेल ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग बना दिया, डाइवर्जन, करप्शन या सेकेंडरी सेल्स के थ्रू। जो वेपन्स ओरिजिनली एलाइड गवर्नमेंट्स या यूएस सपोर्टेड रिबेल फैक्शंस के लिए थे, वो अक्सर उन लोगों के हाथ लग जाते हैं जो यूएस के खिलाफ या टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। ये एविडेंस और एग्जांपल्स है 2017 के कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च स्टडी ने दिखाया था कि यूएस के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो सीरियन रिबेल ग्रुप्स को दिए गए थे सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आईएसएस फाइटर्स के हाथ लग गए। इससे आईएसएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई इवन अगेंस्ट यूएस बैक्ड फोर्सेस। दूसरा एग्जांपल है अफगानिस्तान विड्रॉवल। जब 2021 के बाद हुआ था, यूएस मेड वेपन्स तालिबान के कंट्रोल में आ गए और बाद में ब्लैक मार्केट पर मिलने लगे। ये वेपन्स अब अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में टेररिस्ट ग्रुप्स और इंसर्जेंट्स के काम आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस ने ये भी रिवील किया है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने यूएस मैन्युफैक्चर्ड आर्म्स को इलीगली अलकायदा एफिलिएटेड ग्रुप्स और ईरान बैक्ड रिबेल्स इन येमेन तक पहुंचा दिया, जिससे रीजन में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। रिपोर्ट्स ने डॉक्यूमेंट किया है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाए गए वेपन्स जैसे M4A1 कार्बाइन्स जो कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं, वो भी हमास टेररिस्ट के हाथ तक पहुंचा दी, जिससे यूएस मिलिट्री एड के कंट्रोल और मॉनिटरिंग पर सीरियस सवाल उठते हैं। कैसे ये वेपन्स टेररिस्ट और रिबेलियंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं? देखिए डाइवर्जन और ब्लैक मार्केट सबसे पहला कारण ये है। वेपन्स जो एलाइड फोर्सेस या रिबेल्स को दिए जाते हैं वो करप्ट ऑफिशियल्स, ब्लैक मार्केट डीलर्स या डिफैक्टर्स के थ्रू टेररिस्ट ग्रुप्स तक पहुंच जाते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जब यूएस मॉडरेट रिबेल्स को आर्म करता है तो कई बार वो आर्म्स कैप्चर या रीसेल हो जाते हैं और मिलिटेंट ग्रुप्स की फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। वीक ओवरसाइट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होते, जिससे ये इंश्योर हो सके कि आर्म्स का ट्रांसफर के बाद वेपन्स कहाँ जा रहे हैं, और इसी वजह से मिसयूज का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। यूएस आर्म्स लीग और नॉन स्टेट ग्रुप एक्टर्स। यूएस के वेपन्स अक्सर नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स जैसे टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ तक पहुंच जाते हैं। ये लीक होता है कोवर्ट चैनल्स, करप्शन, ओवरसाइट की कमी और ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग के थ्रू। जो आर्म्स ओरिजिनली गवर्नमेंट्स, मिलिशियाज या रिबेल ग्रुप्स को दिए जाते हैं वो अल्टीमेटली टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के पास तक पहुंच जाते हैं। इसका अगेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा,
ISKP, जैश ए मोहम्मद, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, वो बेगुनाहों को मारती हैं, उनके पास जो हथियार होते हैं वो कौन देता है उनको पाकिस्तान की ISI देती है। अब पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री को कौन सप्लाई करता है? US सप्लाई करता है। इन दी एंड वो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं जिनको खुद UN ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रखा हुआ है इंटरनेशनल फोरम में। तो अब देखिए इसके की मैकेनिज्म्स क्या है। डाइवर्जन ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड डिलीवरी, तो जब आर्म्स ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी फेज में होते हैं तो करप्ट ऑफिशियल्स या मिडिल मैन या मिलिट्री इनसाइडर्स उन्हें चोरी करके बेच देते हैं या मिसयूज कर लेते हैं। ऑफिशियल चैनल्स को बाईपास करके ये आर्म्स अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका है वीक ओवरसाइट एंड ट्रैकिंग। देखिए US और रेसिपिएंट कंट्रीज दोनों में ट्रैकिंग सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी की कमी की वजह से वेपन्स इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी के एब्सेंस से लीकेज का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडरी एंड ब्लैक मार्केट्स, जो आर्म्स लीगली बेचे जाते हैं वो बाद में इनलीगल सेल रीसेल के थ्रू ब्लैक मार्केट में आ जाते हैं, जहां क्रिमिनल नेटवर्क्स, मिलिशियाज और इंसर्जेंट्स का कंट्रोल होता है पूरा का पूरा। एक बार ये वेपन्स ब्लैक मार्केट में चले गए तो उन्हें ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डिफेक्शंस एंड रिबेलियंस, कई बार आर्म्ड फैक्शंस के मेंबर्स या सोल्जर्स डिफेक्ट कर जाते हैं। डिफेक्ट करना मतलब एक साइड को छोड़ करके वो दूसरी साइड चले जाते हैं और अपने वेपन्स भी साथ में ले जाते हैं। अपोजिंग ग्रुप्स या क्रिमिनल गैंग्स को बेच देते हैं। इससे आर्म्स कंट्रोल और वीक हो जाता है। फ्रंट कंपनीज एंड शेल एंटिटीज, तो कुछ आर्म कॉन्ट्रैक्टर्स ये इंटरमीडिएटरीज फेक कंपनीज के थ्रू वेपन्स फनल करते हैं, या तो करप्शन की वजह से या जानबूझ करके अनऑथराइज्ड बायर्स तक पहुंचाने के लिए। ट्रांसफर्स टू अनस्टॉपेबल रिजीम्स, तो जब US वेपन्स कॉन्फ्लिक्ट या फ्रेजाइल स्टेट्स को दिए जाते हैं जहां सिक्योरिटी ओवरसाइट वीक होता है, उनके टेररिस्ट्स या इंसर्जेंट्स के हाथ लगने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स है जैसे सीरिया में US सप्लाइड मॉडरेट रिबेल्स के लिए दिए गए वेपन्स कुछ ही महीनों में आईसिस के कंट्रोल में चले गए। 2021 के बाद छोड़े गए US वेपन्स तालिबान के पास मिल रहे हैं और अब वो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। यमन में भी US सप्लाइड आर्म्स को सऊदी एलाइज से फ्रैक्शंस तक डाइवर्ट कर दिया, जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंटेंस हो गया। इनफैक्ट जब जैश ए मोहम्मद, LET और ISKP जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में इंडिया पे हमला किया था और हमले में पहलगाम में कितने लोगों को मारा था, उसमें भी US मेड वेपन्स ही काम आए थे। तो US के अंदर डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। डोमेस्टिक इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब है US के अंदर ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और प्रोसेसेस धीरे धीरे कमज़ोर या अंडरमाइन हो जाते हैं। ये इंटरनल डिक्लाइन सिर्फ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को नहीं बल्कि उसकी ग्लोबल मॉरल अथॉरिटी को भी अफेक्ट करता है, जो कभी डेमोक्रेसी का सबसे पुराना चैंपियन माना जाता था। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। दुनिया भर की डेमोक्रेसीज पर इसका रिपल इफेक्ट पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम पे, जो अभी इससे पहले वाला टेन्योर था या अभी इस समय है, US की फॉरेन पॉलिसीज ने डेमोक्रेसी प्रमोट करने से बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ लिया है। जो एजेंसीज डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिकल थी, जैसे USAID, स्टेट डिपार्टमेंट्स ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स, उनका फंडिंग या तो ड्रास्टिकली कट कर दिया है या उनके प्रोग्राम्स बंद ही कर दिए गए हैं। ऑल इन ऑल डेमोक्रेसी प्रमोशन का बजट 80% तक रिड्यूस हो गया है, जिससे NGOs, एडवोकेसी ग्रुप्स और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स के पास न फंड्स बचे हैं न डिप्लोमेटिक सपोर्ट। अब सिचुएशन ऐसी है कि US अपनी पॉलिसीज और स्टेटमेंट्स दोनों में अथॉरिटेरियन लीडर्स को सपोर्ट करता नजर आता है, जिससे ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी और ज़्यादा वीक हो रही है। सो इसके एग्जाम्पल्स है जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अमेरिका में लेफ्ट और राइट के बीच पोलराइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गवर्नेंस ग्रिडलॉक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस पर पार्टिसन कॉन्फ्लिक्ट्स ने लोगों का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन एंड वोटर सप्रेशन, वोटिंग लॉज में चेंजेस जैसे स्टिकर ID रूल्स, वोटर टोल परचेज और पोलिंग स्टेशंस कम करना इलेक्टोरल फेयरनेस पर सवाल उठाए हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अंडरमाइनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, देखिए एक्सिक्यूटिव ब्रांच ने कई बार बिना लेजिस्लेटिव अप्रूवल के एक्सिक्यूटिव ऑर्डर्स यूज़ किए हैं, जिसके चेक्स एंड बैलेंसेस वीक हुए हैं। एजेंसीज जैसे FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट का पॉलिटिसाइजेशन भी ऑपोजिशन के अकाउंटेबिलिटी रोल को कमजोर करता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रम्प खुद। आए दिन वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं, जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे उनको अपने कोर्ट में या अपनी ऑपोजिशन पार्टी का कोई भी रोल नहीं चाहिए होता है, और वो एक तरफा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देते हैं। एक और तरीका होता है डिसइंफॉर्मेशन एंड मीडिया मैनिपुलेशन। देखिए, सोशल मीडिया और पार्टिसन मीडिया आउटलेट्स के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है कि पब्लिक डिस्कोर्स डीपली पोलराइज्ड हो गया है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि लोगों का इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और सिविक एंगेजमेंट दोनों ही सफ़र करते हैं। आजकल लोग एक इमोशंस के थ्रू जा करके या तो वोटिंग करते हैं और या फिर किसी को भी ब्लेम करते हैं, रादर देन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके, फैक्ट्स पे बात हो। इस पे किसी चीज का कोई भी यूएस में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर अटैक, वोटिंग राइट्स प्रोटेक्शन का वीकेंड करने की कोशिश, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशंस ने रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन किया है, जो डेमोक्रेसी का एक कोर पिलर होता है। इन सब के नोटेबल इंसिडेंट्स क्या क्या है? 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हुआ जनवरी 6 पे कैपिटल राइट, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल वायलेंस ने इलेक्टोरल लेजिटिमेसी को शेप कर दिया। साथ ही कुछ स्टेट्स में वोटिंग राइट्स वीकेंड करने और इलेक्शन ऑफिशियल्स को टारगेट करने की कोशिश ने भी सीरियस कंसर्न रेज किए हैं। देखिए, अभी इन सब चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है ग्लोबल डेमोक्रेसी पे। अमेरिका के इंटरनल डेमोक्रेटिक वीकनेस ने उसकी मॉरल अथॉरिटी को ही डेंट कर दिया है। अब अथॉरिटेरियन रेजिम्स अपनी रिप्रेशन जस्टिफाई करती हैं ये कह करके कि यूएस अपनी डेमोक्रेसी बचा नहीं सकता, तो हम क्यों फॉलो करें? और जो कि सही बात भी है। जब यूएस के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स खुद इरोड होते हैं तो ऑटोक्रेट्स वर्ल्ड वाइड उन्हें एग्जाम्पल्स बनाकर अपने अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस को लेजिटिमाइज करते हैं, जिससे ग्लोबल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और ज़्यादा वीक पड़ जाता है।